नमस्कार दोस्तों, औसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। इससे पिछले के कई वीडियोस में आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। मैंने अन्य विधियों की भी चर्चा की है। जो लोग एकेडमिक बीएड का या डीएलएड का पढ़ रहे हैं वो इसके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। और जो लोग सीटेट केवीएस एनवीएस या अन्य टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको समझ लें। वो एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आंसर मारने में आपको अच्छा लगेगा, आपको सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोगशाला विधि। विज्ञान की शिक्षा वास्तव में प्रयोगशाला में ही संभव है। इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रायोगिक कार्यों पर विशेष बल दिया गया है। देखिए, शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि यदि आप साइंस में टीचिंग कर रहे हैं और जाहिर सी बात है प्रयोगशाला विधि आप पढ़ रहे हैं तो साइंस में ही ज़्यादा प्रयोग होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रयोगशाला केवल साइंस में ही होती है, मैथ्स में भी हो सकती है, आर्ट्स में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन जनरली लोग प्रैक्टिकल को विज्ञान से ही जोड़ करके देखते हैं। तो बिना प्रैक्टिकल के विज्ञान शिक्षण ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता है। प्रायोगिक विधि में विज्ञान विषय से संबंधित उपकरणों, आवश्यक वस्तुओं आदि की सहायता से विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है। मतलब कोई भी प्रैक्टिकल आप पढ़ रहे हैं साइंस में तो उसको थ्योरी पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल करके ही आप उसको प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ, जो थ्योरी में लिखा हुआ है वो कंसेप्ट प्रैक्टिकल करने से भी वही मिल रहा है। ठीक है। इस विधि में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग कर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी उचित अवलोकन एवं प्रेक्षण के द्वारा निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। यदि विद्यार्थी को प्रयोग के दौरान कोई कठिनाई होती है तो शिक्षक उनकी सहायता करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। स्कूलों में जनरली लैब अटेंडेंट तो होते ही हैं अगर टीचर ना हो, और जहाँ लैब अटेंडेंट नहीं होते हैं वहाँ टीचर होते हैं। वो होते ही इसलिए ताकि प्रयोग करने में विद्यार्थियों को कहीं पर कोई कठिनाई आई तो वो उसको सॉल्व कर देंगे। इस विधि में विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय होते हैं, क्योंकि एक्टिव उनका पार्टिसिपेशन है तो सक्रिय तो होंगे ही वो। यह करके सीखने पर आधारित होने के कारण अत्यंत प्रभावी विधि है। लर्निंग बाय डूइंग का इस्तेमाल किया गया है, जो कि NEP 2020 में इसके बारे में कहा गया है शायद। और साथ ही साथ NCF 2005 में भी जिक्र है। कुछ प्राथमिक शालाओं में प्रायः प्रयोगशाला कक्षा उपलब्ध न होने पर प्रायोगिक सामग्रियों को एकत्र कर कक्षा कक्ष में ही प्रायोगिक कार्य संपन्न कराया जाता है। तो ये प्रयोगशाला विधि के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए थी वो इसमें है। और जिनको नोट्स करना है, नोट्स के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो उसको स्क्रीनशॉट ले लें। क्रियाकलाप। पहला, समस्या क्या है? द्रवों में घुलनशीलता एवं अघुलनशीलता के अध्ययन करना है। तो आवश्यक सामग्री क्या होगी? प्रश्नाली यानी टेस्ट ट्यूब होगा। लिक्विड के रूप में आपके पास वाटर होगा, मिल्क होगा, मस्टर्ड ऑयल होगा, कोकोनट ऑयल होगा और आपको नींबू का रस होगा। ठीक है। क्रिया विधि। शिक्षक विद्यार्थियों को पानी में पृथक पृथक उपरोक्त द्रव्यों को मिलाने का निर्देश देगा एवं चार्ट बनाकर क्रिया उपरांत अवलोकन करने कहेगा। देखिए, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें मान लीजिए 4 स्टूडेंट है, सबको द्रव्य क्रमांक 1 में पानी ही है, उसमें अलग अलग द्रव्य मिलाकर देखना है। कोई दूध मिलाकर देखेगा, कोई सरसों का तेल, कोई नारियल का तेल, कोई नींबू का रस। अवलोकन विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा और जो विशेष जो लिखेंगे टिप्पणी वो लिखेंगे। ठीक है। तो पहला है पानी दूध। विद्यार्थी मिला के देखेंगे कि घुलता है कि नहीं घुलता। आपको क्या लगता है? घुल जाता है। तेल को पानी में डालिएगा, सरसों का तेल, वो नहीं घुलेगा, ऊपर में एक परत बना लेगा। तो इस तरह से विद्यार्थी अवलोकन करेंगे। छात्र अवलोकन कर घुलनशील एवं अघुलनशील द्रवों की सारणी बनाएंगे। इस तरह उन्हें घुलनशीलता एवं अघुलनशीलता की अवधारणा स्पष्ट होगी। प्रयोगशाला विधि के गुण क्या है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया निहित है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में प्रायोगिक कार्य हेतु कौशल विकास होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। यह करके सीखने के सूत्र पर पूर्णतः आधारित है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में वांछित गुणों एवं मूल्यों का विकास होता है। इस विधि द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थियों के मत संबंध सुदृढ़ होते हैं। देखिए, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। कई अन्य विधियों में भी ये पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है। अब जब शिक्षण शास्त्र पढ़िएगा
पेडागॉजी आप पढ़िएगा तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ एक में है तो दूसरे में नहीं हो सकता है। आप अगर आप ये समझ गए हैं कि क्या होती है प्रयोगशाला विधि, तो आपको उसके गुण दोष तो समझ में आएगा, आप उसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। प्रयोगशाला विधि के दोष क्या है? इस विधि में समय अधिक लगता है, क्योंकि आपको करके कन्फर्म करना पड़ता है थ्योरी को ना। इस विधि के प्रयोग हेतु विद्यार्थियों का कुशल होना आवश्यक है। नहीं कुशल होंगे तो पता चला, साथ ही साथ शिक्षकों को भी कुशल होना ज़रूरी है। पता चला केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन कर रहे हैं और टेस्ट ट्यूब पूरा एकदम ब्लास्ट कर गया किसी रिएक्शन की वजह से, ऐसा होता भी है। और इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए, प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। खैर, ये अपने से बना कर लिख लीजिएगा कि क्या क्या दोष हो सकते हैं। विज्ञान के प्रत्येक प्रकरण को प्रायोगिक विधि द्वारा विस्तार देना संभव नहीं है। ये भी है कि हर एक कंसेप्ट को आप प्रयोगशाला में तो नहीं देख सकते हैं। चौथा, उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में प्रायोगिक कुशलता का अभाव होता है, अतः दुर्घटना की आशंका को देखते हुए शिक्षक को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। पाँचवा है, यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो यह विधि शिक्षक के लिए कठिन साबित होती है, क्योंकि उसे प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देना होता है। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, अब कौन क्या किस में क्या मिला रहा है, किस इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्रयोग कर रहा है, फिर मुश्किल हो सकता है ना। तो प्रयोगशाला विधि यहीं तक, आगे मैं आपको प्रोजेक्ट विधि बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।